नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास राजपूताना पीजी कॉलेज से ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। इस प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि क्या स्रोत है जो प्राचीन भारत को जानते हैं। इसमें चार स्रोत हमारे पास में। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य अर्थात इसमें तीन ग्रंथ विद्यार्थियों जो हमने विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है। पहला है वैदिक धर्म, दूसरा है विद्यार्थियों जैन धर्म और तीसरा है विद्यार्थियों बौद्ध धर्म। ये तीन ग्रंथ थे जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। आज दूसरा विषय है विद्यार्थियों, दूसरा बिंदु आएगा कि प्राचीन भारत को जानने की जिसमें हमने पढ़ा था है ऐतिहासिक साहित्य। अर्थात ऐतिहासिक साहित्य कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे गए, कुछ धर्मेंद्र साहित्य है। इस ऐतिहासिक साहित्य को विद्यार्थियों धर्मेंद्र साहित्य भी कहा जाता है। धर्मेंद्र साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य क्या होता है विद्यार्थियों? ऐतिहासिक साहित्य या धर्मेंद्र साहित्य जिनका विषय धर्म से नहीं है, जैसे कि वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। ऐसे साहित्य जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनको बोलते हैं ऐतिहासिक साहित्य या धर्मेंद्र साहित्य। इस ऐतिहासिक साहित्य को विद्यार्थियों तीन भागों में बांटते हैं, जिसको हम विशेष रूप से आज इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक साहित्य हमारा टॉपिक था प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। जानने के स्रोत में धार्मिक साहित्य पढ़ा था। आज हमारा है ऐतिहासिक साहित्य, और ऐतिहासिक साहित्य को आज हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य या धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य या धर्मेंद्र साहित्य। इसको विद्यार्थियों तीन भागों में सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। तो पहला था है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य या लौकिक साहित्य। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य या लौकिक साहित्य। लौकिक विद्यार्थियों अर्ध ऐतिहासिक साहित्य या लौकिक साहित्य। दूसरा बिंदु आता विद्यार्थियों हमारा जिसमें आएगा ऐतिहासिक साहित्य। दूसरा आएगा ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य। और तीसरा बिंदु आता विद्यार्थियों हमारा जो आएगा क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य। विद्यार्थियों आज हमारा प्राचीन भारत को जानने का दूसरा बिंदु है जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक साहित्य या धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य किसे कहते हैं? जिनका विषय इतिहास नहीं, जिन ग्रंथों में धर्मों का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात धर्म से अलग विषय के ऊपर लिखा गया है, उसको धर्मेंद्र साहित्य ऐतिहासिक साहित्य बोला है। अब पढ़ने की सुविधा से इस ऐतिहासिक साहित्य को तीन भागों में बांटा गया है, जिसका है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य या लौकिक साहित्य। दूसरा बिंदु आता है ऐतिहासिक साहित्य और तीसरा आता है क्षेत्रीय साहित्य। अब इसको हम क्रमवार तरीके से पढ़ते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहला आएगा अर्ध ऐतिहासिक साहित्य या लौकिक साहित्य। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। आता है पहला लौकिक साहित्य। इस लौकिक साहित्य में क्या होता है विद्यार्थियों? लौकिक साहित्य जिनका विषय इतिहास नहीं है, धर्म नहीं है, उनसे अगर कुछ विषय जैसे कि व्याकरण हुआ, गणित व्याकरण हुआ, व्याकरण, राजनीति, ज्योतिष, ऐसे विषय जिनके ऊपर जो साहित्य रचा गया है उनको लौकिक साहित्य बोला जाता है। लौकिक साहित्य ऐसा विषय जो राजनीति, व्याकरण, ज्योतिष इनके ऊपर लिखा गया है, उनके ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको बोलते विद्यार्थियों लौकिक साहित्य। इसकी परिभाषा है जिनको लिखो जिनका विषय इतिहास नहीं है, 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 वह उनका अन्य विषय जैसे अन्य विषय
विषय जैसे कि व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास हो लौकिक साहित्य कहलाता है, लौकिक साहित्य कहलाता है। लौकिक साहित्य जिनका विषय इतिहास नहीं है वह उनका अन्य विषय जैसे व्याकरण है, व्याकरण पर ग्रंथ लिखे गए हैं, ज्योतिष पर ग्रंथ लिखे गए हैं, राजनीति पर ग्रंथ लिखे गए हैं, वो लौकिक साहित्य ऐसे ग्रंथ हैं जिनका व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि पर ग्रंथ लिखे गए हो लौकिक साहित्य कहलाता है। इसमें हम विद्यार्थियों सबसे पहले ग्रंथ का नाम पता करते हैं और वो है अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ का नाम है, लौकिक ग्रंथ कहता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये विद्यार्थियों पाणिनि का ग्रंथ है, एक ऋषि है पाणिनि, पाणिनि का ग्रंथ है, पाणिनि ऋषि का ग्रंथ है और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। अर्थात जब महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी पैदा हुए थे उस समय एक अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है जो पाणिनि का ग्रंथ है, पाणिनि से वो लिखते हैं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। इसमें विद्यार्थियों मौर्य काल से पूर्व की, इस अष्टाध्यायी में मौर्य काल से पूर्व की अर्थात लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसमें मौर्य काल से पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि गतिविधियों की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी एक पाणिनि का ग्रंथ है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है, जब महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी पैदा हुए थे उस समय के आसपास लिखा गया है। और इसमें जो मौर्य काल लगभग विद्यार्थियों 300 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य काल का प्रारंभ होता है। तो इससे इस मौर्य काल से पहले की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आदि गतिविधियों का पता चलता है, उस समय की जानकारी का पता चलता है। ऐसे हमें मौर्य काल से पहले के भारतीय चीजों का पता चलता है किससे, अष्टाध्यायी के पाणिनि से। दूसरा ग्रंथ आता है विद्यार्थियों, एक बार पुनः समझो विद्यार्थियों, ऐतिहासिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य जिनका विषय धर्म नहीं है वो क्या कहलाते हैं, ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। इस ऐतिहासिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अर्थ ऐतिहासिक साहित्य या इसको लौकिक साहित्य बोलते हैं, ऐतिहासिक साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य। अब हम उसमें पढ़ रहे हैं पहला लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य किसे कहते हैं, जिनका विषय इतिहास नहीं है, ऐसे ग्रंथ जिनको इतिहास के बारे में नहीं लिखा गया है, वो उनका अन्य विषय जैसे व्याकरण है, ज्योतिष है, राजनीति हो, ऐसे साहित्य को लौकिक साहित्य कहा जाता है। और उसमें सबसे पहला है अष्टाध्यायी, एक ग्रंथ का नाम है, लिखने वाले ऋषि कौन है, पाणिनि। और ये क्या है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का ग्रंथ है। और इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है जो मौर्य काल से पहले की जो जानकारी हमें शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, इन सभी राजवंशों की जानकारी पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है। विद्यार्थी दूसरा आता है, हमारा दूसरा ग्रंथ आता है विद्यार्थियों, और वो कौन सा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह है विद्यार्थियों, किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य के 3 नाम विद्यार्थियों, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ऐसे 3 नाम हैं विद्यार्थियों आचार्य कौटिल्य के। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे हैं। और अर्थशास्त्र विद्यार्थियों जैसे आज हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र किसका है, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को आज अर्थशास्त्र बोलते हैं विद्यार्थियों। लेकिन अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी है, राजनीति की जानकारी है। जैसे विद्यार्थियों आज हमारे दिमाग में अर्थशास्त्र का नाम आते क्या आता है कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन विद्यार्थियों अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जानकारी हमें
इस अर्थशास्त्र का मतलब जैसे आज अगर कहें तो अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स, लेकिन जो आचार्य कौटिल्य ने, आचार्य चाणक्य ने विष्णुगुप्त ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है अर्थशास्त्र। और इसका विषय क्या है विद्यार्थियों, इस ग्रंथ का नाम क्या है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका विषय क्या है राजनीति। ये सबसे बड़ी बात है विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है उस अर्थशास्त्र में किस चीज के बारे में लिखा गया है, तो किस चीज के बारे में लिखा गया विद्यार्थियों, राजनीति के बारे में लिखा गया है। आचार्य कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री है। इस समय विद्यार्थियों मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसमें हमें विद्यार्थियों मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है, आचार्य कौटिल्य ने लिखा है। आचार्य कौटिल्य के तीन नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री थे। इस अर्थशास्त्र का विषय क्या विद्यार्थी, राजनीति। और इसमें मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में कैसे राजनीति, कैसे सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे आर्थिक व्यवस्था थी, इन सभी चीजों का वर्णन किसमें किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद में आता है तीसरा विषय आता है वार्तिकी। एक ग्रंथ का नाम है वार्तिक, और इस वार्तिक ग्रंथ को किसने लिखा है, कात्यायन। एक ऋषि का नाम है कात्यायन। अर्थात क्या है विद्यार्थियों कि वार्तिकी एक ग्रंथ का नाम है। ये सारे क्या विद्यार्थियों ग्रंथ हैं, यहाँ पर ग्रंथ है, और इनके क्या है रचयिता, एक ग्रंथ का नाम है वार्तिकी और इसके रचयिता कौन है, कात्यायन। इसमें हमें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। अर्थात जब मौर्य काल शुरू होता है उस समय मौर्य काल की जानकारी हमें मिलती है इसके कात्यायन ग्रंथ वार्तिकी से। अर्थात प्राचीन भारत को जानने की जरूरत पड़ रही है, इसमें वार्तिकी एक ग्रंथ का नाम है और वार्तिकी का रचयिता कौन है, कात्यायन, जिससे हमें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। ये कुछ ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है विद्यार्थियों। उसके बाद में आता है इनको ऐतिहासिक साहित्य या लौकिक साहित्य को पढ़ना। ऐतिहासिक साहित्य, इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक में, तो हमने 3-4 पढ़े, पहले पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा, कात्यायन का वार्तिकी पढ़ा, एक आता है महाभाष्य, एक आता है विद्यार्थियों एक चौथा ग्रंथ है महाभाष्य। और इस महाभाष्य के रचयिता कौन है विद्यार्थियों, ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि, ऋषि पतंजलि को जानते हो विद्यार्थियों, आजकल तो बहुत प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव ने जितने प्रोडक्ट निकालता है पतंजलि ऋषि के नाम से निकालता है, पतंजलि पतंजलि। तो पतंजलि एक ऋषि हुए हैं विद्यार्थियों ईसा की 2वीं शताब्दी पहले, अर्थात ईसा से 200 साल पहले पतंजलि ऋषि हुए हैं और उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है महाभाष्य। इसमें शुंगों की, जब मौर्य काल का पतन हो रहा था और मौर्य काल के पतन के बाद में शुंग शासन बढ़ते, मगध गद्दी पर कौन बढ़ते, शुंग। और इसमें सबसे मुख्य विद्यार्थी एक पुष्यमित्र शुंग, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारे इसमें आएंगे पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग विद्यार्थियों एक प्रतापी शासक हुआ है। इस पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है विद्यार्थियों, अर्थात जैसे आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा, रामचंद्र जी, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसके आगे घोड़ा चलता है, पीछे उसकी सेना चलती है, और जो भी कोई उस घोड़े को पकड़ लेगा उस राजा को सही युद्ध करना पड़ेगा, और जिस सीमा से गुजर गया मतलब वो उसके दिनता स्वीकार कर ले, तो लोग उस घोड़े को पकड़ लिया था। ऐसे विद्यार्थियों पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ को संपन्न कराने वाले ऋषि कौन थे, पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि मैंने पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ का ऋषित्व जो किया, अर्थात मैंने वो यज्ञ संपन्न करवाया है। तो विद्यार्थियों इस पतंजलि, इस महाभाष्य में पतंजलि ने शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात शुंग वंश की जानकारी मिलती है।
शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अर्थात जो महाभाष्य ग्रंथ है जो पतंजलि ऋषि का है उसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें पतंजलि ने एक और आता है विद्यार्थियों, पतंजलि ने यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है। यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। विद्यार्थियों जो शुंग वंश है उसकी जानकारी मिलती है महाभाष्य से, और जो पतंजलि ऋषि है उन्होंने अपने महाभाष्य में यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में यवन थे, यूनान के लोग थे, ये विदेशी थे और भारत में आते हैं। और इन्होंने साकेत, साकेत का मतलब था अयोध्या, और एक होता है मध्यमिका, मध्यमिका। इस मध्यमिका का अर्थ होता है चित्तौड़ या नगरी, चित्तौड़। अर्थात पतंजलि से यवनों ने आक्रमण का उल्लेख करता है, और यवन का है साकेत पर आक्रमण करते हैं। साकेत का मतलब था अयोध्या, और मध्यमिका अर्थात चित्तौड़ पर वो आक्रमण करते हैं। अयोध्या और चित्तौड़ पर आक्रमण का उल्लेख कौन करता है? पतंजलि ऋषि अपने ग्रंथ महाभाष्य में करता है। एक बार पुनः देखते हैं कि पतंजलि महाभाष्य ग्रंथ है पतंजलि का, शुंग वंश की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार उसमें यश करता है जिसकी जानकारी शुंग वंश मिलती है। और पतंजलि में यवनों का आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इसमें साकेत, अयोध्या और मध्यमिका में, अर्थात 2 जगह यवनों ने 2 जगह भरपूर आक्रमण किया। कौन सा? अयोध्या में, और दूसरा है चित्तौड़गढ़ में। अयोध्या का नाम साकेत है और दूसरे का नाम मध्यमिका है। इससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इस बार में कहा जाता है विद्यार्थियों गार्गी संहिता। इस गार्गी संहिता में 5वां है गार्गी संहिता। विद्यार्थियों प्राचीन काल में हमारी शिक्षा पद्धति महान थी कि महिलाएं भी, नारियां भी हैं जो पुरुषों के जैसे विद्वान थी। तो गार्गी संहिता है जो गार्गी ने लिखी थी, अर्थात गार्गी एक ऋषि है, महिला ऋषि है, उसने गार्गी संहिता लिखी थी। उसने भी यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है। इस गार्गी संहिता में भी यवनों के शालीसूत्र के समय यवनों का आक्रमण किया। गार्गी संहिता में शालीसूत्र के समय यवनों का आक्रमण करता है। शालीसूत्र है जो अशोक का उत्तराधिकारी है, अर्थात अशोक के वंश का, अशोक का उत्तराधिकारी। जैसे सम्राट अशोक हो गए हैं, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? शालीसूत्र। और शालीसूत्र जब शासन कर रहा था उस समय यवनों का आक्रमण मिलता है, और ये जानकारी किस में गार्गी संहिता से। और एक अंतिम आता है विद्यार्थियों नीतिसार। एक अंतिम ग्रंथ है जिसका नाम है नीतिसार, और इस नीतिसार के रचयिता कौन है विद्यार्थियों? कामांतक ऋषि, कामांतक ऋषि जो नीतिसार करते हैं। और इसमें हमें विद्यार्थियों गुप्त काल की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है किससे? कामांतक के नीतिसार से। एक ग्रंथ है नीतिसार जिसके रचयिता कौन है? कामांतक। इसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। गुप्त काल विद्यार्थियों 300 ईस्वी से प्रारंभ होकर लगभग 550 ईस्वी, लगभग 250 से 300 साल तक ये गुप्त काल चला था। तो उसको बोलते हैं, इस संपूर्ण गुप्त काल की जानकारी जो नीतिसार कामांतक का ग्रंथ है इसकी नीति से मिलती है। तो विद्यार्थी ये लौकिक साहित्य है जिनका विषय इतिहास नहीं है, इतिहास के अलावा राजनीति, व्याकरण, ज्योतिष ये सारा था। पतंजलि महाभाष्य है, ये महाभाष्य जो व्याकरण का ग्रंथ है विद्यार्थियों, व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन इसमें इस समय राजनीति की बातें बताई गई। अर्थात लौकिक साहित्य को जिनका विषय इतिहास नहीं है, इतिहास के अलावा और कोई विषय जैसे कि ज्योतिष, व्याकरण, राजनीति हो वो लौकिक साहित्य कहलाता है। दूसरा आता है विद्यार्थियों अपना अर्थ ऐतिहासिक साहित्य, अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा आता हमारा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। ये अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जिनका विषय तो इतिहास है लेकिन उनको नाट्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। इसको लिखो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा जिनका मूल विषय
जिनका मूल विषय तो इतिहास है, जिनका मूल विषय तो इतिहास है, लेकिन उनको नाट्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य किसे कहते हैं? जिनका मूल विषय तो इतिहास है, लेकिन उनको नाट्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य कहलाता है। इसको विद्यार्थियों सरल भाषा में मैं समझाता हूँ कि अर्ध ऐतिहासिक साहित्य किसे कहते हैं। जैसे आजकल अपनी फिल्म बन रही है विद्यार्थियों, जैसे कि अपनी बाजीराव मस्तानी फिल्म बनी, बाजीराव मस्तानी, ये किसके ऊपर थी? मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव के ऊपर थी। लेकिन जो फिल्म बनी है, इनकी कहानी तो क्या है? एक ऐतिहासिक है, इतिहास की दृष्टि से बाजीराव हुआ है, मस्तानी बाई हुई है, लेकिन इसको नाट्यता के रूप में अर्थात नाटक के रूप में प्रस्तुत करके हमारे सामने दिखा दिया, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया गया। इनका विषय तो क्या है? मूल विषय तो इतिहास है, लेकिन उनको बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया, वही क्या कहलाता है? अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। जैसे दूसरी ओर उरी हमला, हमारे पहले थोड़ी देर पहले आए थे, एक उरी फिल्म आई थी ना, उस उरी में क्या हुआ था कि हमारे सैन्य जवान भाई को मतलब उसमें आतंकवादी ने सोते हुए मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था। तो वो सारी चीजें क्या है? ऐतिहासिक है कि हाँ भाई इंडियन आर्मी में ऐसे सोते हुए सैनिकों को मार दिया गया, उसके बाद में भारतीय सेना ने बदला लेने के लिए ये घटना की। लेकिन अब लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको नाट्यता के रूप में अर्थात फिल्म के माध्यम से इस पूरी की पूरी घटना को प्रस्तुत किया है और लोगों के सामने फैलाया है। तो ऐसे विषय जिनका मूल विषय तो क्या है? इतिहास है, लेकिन उनको नाट्यता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य कहलाता है। समझ रहे विद्यार्थियों? जैसे कि समझने की बात है, जिनका मूल विषय तो इतिहास है, लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये सारी चीजें क्या लगती हैं? अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। जिनका मूल विषय तो इतिहास है, लेकिन उसको नाट्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे बाजीराव मस्तानी, पेशवा बाजीराव महान शासक हुआ है, जिसने अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े विद्यार्थियों, और उन 40 युद्धों में कभी पराजित नहीं हो पाया। इतिहास का पुरुष है, मराठा साम्राज्य है, पेशवा बना था, लेकिन वर्तमान में फिल्मकारों ने उसको नाट्यता के रूप में अर्थात उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्या कहलाता है? ऐतिहासिक था, लेकिन उसको नाट्यता को प्रस्तुत किया गया है। तो इससे कुछ ग्रंथ आते हैं विद्यार्थियों, अर्ध ऐतिहासिक कहते हैं। एक आता है मुद्रा राक्षस, एक ग्रंथ आता है इसमें जिसका अब मैं आपको बताता हूँ, मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ का नाम है, जिसके रचयिता विद्यार्थियों कालिदास। एक ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता कौन है? कालिदास, महाकवि कालिदास। और इसमें क्या है? 6वीं शताब्दी ईस्वी की, सॉरी, ये ग्रंथ कब लिखा गया है? 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 6वीं शताब्दी ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया। कौन सा? एक ग्रंथ का नाम है विद्यार्थियों मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? कालिदास। 6वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया, अर्थात इस हिसाब से 600 साल बाद में। लेकिन सामग्री कहां पर है? इसमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन जानकारी मिलती है कि कैसे चाणक्य ने नंद वंश के मंत्री राक्षस को अपनी तरफ मिलाकर उसको युद्ध में हरा देता है। होता क्या है विद्यार्थियों? एक ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, रचयिता कौन है? कालिदास। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब हर्षवर्धन का काल चल रहा था, उस समय ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा
लिखा है? कालिदास ने लिखा है। लेकिन इसमें जानकारी क्या है? 602 में बता रहा हूं, ये तो ईसा पूर्व है, ईसा मसीह यहाँ पर तो क्या है? ईसा मसीह का जन्म हुआ है। इनसे 300 ईसा पूर्व तो ये है, और उसके बाद में 600 ईस्वी में ग्रंथ लिखा गया है। अर्थात कितना टाइम हो गया? 900 साल का टाइम हो गया। 900 साल पहले की घटना, अर्थात 600 ईस्वी में लिखा जा रहा है, 3 ईसा से 300 साल पहले की बात है, 900 साल पहले की घटना है। जैसे कि आज हम 900 साल पहले, अगर आप 2014 है तो 1100 ईस्वी की कोई बातें लिख रहा है। जैसे कि 1100 ईस्वी में तराइन का युद्ध, 1193 में तराइन का युद्ध, 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, तो वो घटनाएं आज अगर मैं लिखने के लिए बैठूं, उसको नाट्य के रूप में प्रस्तुत करूंगा, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करूंगा। ऐसे मुद्रा राक्षस है जो कालिदास की रचना है, 6वीं शताब्दी में ग्रंथ, 6वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया है, और इसमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। मौर्य काल का हुआ था 300 ईसा पूर्व में। इसमें कैसे था कि एक जैसे हमने अर्थशास्त्र पढ़ा है, अर्थशास्त्र के रचयिता थे चाणक्य, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति विद्यार्थी हो, और इस समय मौर्य पाटलिपुत्र पर राजधानी मगध पर उनका अधिकार था, नंदवंश का अधिकार था, घराना का अधिकार था। और कैसे चाणक्य ने नंदवंश के मंत्री है राक्षस को अपनी तरफ मिलाकर है, जो नंदवंश का नाश कर देता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसको पूरी तरह से नाट्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनका विस्तार क्या, हमें मौर्य को हुए हैं, चाणक्य को हुए हैं, नंदवंश को हुआ, लेकिन इस ग्रंथ को नाट्यता के रूप में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। ये क्या कहलाता है? मुद्रा राक्षस, अर्थात अर्ध ऐतिहासिक साहित्य जिनका मूल इतिहास है, उनको बढ़ा चढ़ाकर नाट्यता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, इसमें पहला ग्रंथ था मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? कालिदास है। इसमें क्या घटना है? मुख्य तो क्या घटना है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ग्रंथ लिखा गया है 6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है, अर्थात जब कालिदास इस घटना को लिखने के लिए बैठ रहे थे तो 900 साल पहले की जानकारी वो दे रहे थे। तो ये था। इसके बाद में था एक और आता है रघुवंश। इस रघुवंश में क्या है? रघुवंश, ये रघुवंश भी है जो कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है। इसमें है जो 4वीं शताब्दी ईस्वी, 4वीं शताब्दी ईस्वी, 4वीं शताब्दी ईस्वी की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। कालिदास का हुआ है 6वीं शताब्दी ईस्वी में, लेकिन इसमें भी लगभग 200 साल पहले भारतीय गुप्तकाल हुआ था। गुप्तकाल के एक शासक है, महान शासक, जिनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख करता है। 4वीं शताब्दी की ईस्वी की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की विजयों का जानकारी मिलती है। अर्थात आप जानते हैं गुप्तकाल हुआ है, उसमें समुद्रगुप्त हुआ, एक महान शासक हुआ है, लेकिन उसकी विजयों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। ये क्या है? रघुवंश है। तो ये ऐसे ग्रंथ जिनका विशेष इतिहास है, उनको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, ये कहलाता है। उसके बाद आता है मालविकाग्नि मित्रम। एक तीसरा ग्रंथ और आता है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम, एक ग्रंथ का नाम है जाते हो मालविकाग्नि मित्रम। ये भी किसकी रचना है? एक नाटक है, किसका? कालिदास का। ये भी कालिदास का नाटक है। और इसमें क्या हुआ विद्यार्थियों कि यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जैसे सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक के बाद में जो शालिश युग हुआ, और शालिश युग के बाद में जो यवन है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, और इन्होंने चित्तौड़ मध्यम का वो रागर है जो इसमें अशोक के पुत्र है वो, चलो जैसे मालविकाग्नि मित्रम है, ये नाटक किसका? कालिदास का। कालिदास के 3 नाटक है, 2 उनकी रचनाएं हैं।
तो एक नाटक है। इस नाटक में क्या है, एक व्यक्ति आता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या होते विद्यार्थियों, शुंग वंश से पहले भारत में क्या था, मौर्य काल। और मौर्य काल के 3 ही राजा हुए। सबसे पहला कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चाणक्य ने उसकी सहायता की। उसके बाद में आता है उसका बेटा बिंबिसार। बिंबिसार आता है, और बिंबिसार के बाद में आता है बेटा, वो इसका बेटा आता है अशोक महान। इस अशोक महान के बाद में इसके वंशधर उत्तराधिकारी जो सारे क्या है, अयोग्य है। तो अशोक के अंतिम था वसुमित्र। अशोक को उत्तराधिकारी बना वसुमित्र। इस वसुमित्र को हराकर पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठ जाता है। और जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठ जाता है तो इसमें क्या है, पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मित्र में कालिदास ने रचना की है, और इसमें पुष्यमित्र शुंग अर्थात मौर्य साम्राज्य के वृहदत्त अर्थात मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, वृहदत्त। इस वृहदत्त का ये वृहदत्त है, इसकी हत्या कौन कर देता है, पुष्यमित्र शुंग। अर्थात पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति रहता है और देखता है कि मेरा राजा कमजोर है, तो वृहदत्त की हत्या कर देता है। और मगध में किसकी स्थापना कर देता है, शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। इस पुष्यमित्र शुंग के काल में है यवनों का आक्रमण मिलता है। और इस